किसान, बदलते भारत की शान। नमस्कार, स्वागत है आपका किसान समाचार में। मैं हूं रेशमा आपके साथ। आइए नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। केंद्रीय खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्री प्रहलाद जोशी ने आगामी RMS 2025-26 में गेहूं खरीद की तैयारियों की समीक्षा करने के लिए 5 राज्यों के खाद्य एवं सहकारिता मंत्रियों के साथ की वर्चुअल बैठक। समयबद्ध कार्रवाई, किसानों को समय पर MSP के भुगतान और खरीद के लिए पंचायतों FPO को शामिल करने पर जोर। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मध्य प्रदेश को दी बड़ी सौगात। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के अंतर्गत 8.21 लाख गरीब परिवारों को दिए पक्के आवास। 14 लाख मकानों की दी स्वीकृति। सुप्रीम कोर्ट ने फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य के वादे को पूरा करने के लिए केंद्र सरकार को दिया 2 हफ्ते का समय। याचिका पर अगली सुनवाई 29 जनवरी को। बिहार में कृषि में ड्रोन पर प्रदर्शनी का उद्घाटन। किसानों को दवाओं के छिड़काव के लिए ड्रोन खरीद पर दिया जाएगा अनुदान। कृषि मंत्री मंगल पांडे ने कहा, मकर संक्रांति के अवसर पर ड्रोन किसानों के लिए लाएगा समृद्धि। दिल्ली में एक बार फिर मौसम ने बदली करवट। राजधानी में बरसे बादल, पारा गिरने से बढ़ी ठंड। पहाड़ों में भी बर्फबारी और बारिश का अलर्ट। और आइए अब समाचारों पर डालते हैं विस्तार से नजर। केंद्रीय उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण और नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री प्रहलाद जोशी ने आगामी RMS 2025-26 में गेहूं खरीद की तैयारियों की समीक्षा करने के लिए 5 राज्यों उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार, गुजरात और राजस्थान के खाद्य मंत्रियों एवं सहकारिता मंत्रियों के साथ एक वर्चुअल बैठक की। बैठक के दौरान केंद्रीय मंत्री ने बल देकर कहा कि उपरोक्त 5 राज्यों में गेहूं खरीद की अच्छी क्षमता है और वे केंद्रीय पूल में अपना पर्याप्त योगदान दे सकते हैं, जो राष्ट्र की खाद्य सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण है और आवश्यकता पड़ने पर कीमतों को नियंत्रित करने के लिए आपूर्ति आधारित मध्यवर्तनों के लिए भी महत्वपूर्ण है। बैठक में समयबद्ध कार्यवाही करने की आवश्यकता पर प्रकाश डाला गया, जिसमें क्षमता के आधार पर जिलेवार लक्ष्य निर्धारित करना, दूरदराज के इलाकों में खरीद केंद्र खोलकर वृहद पहुंच प्रदान करना, किसानों को समय पर MSP का भुगतान करना, खरीद के लिए पंचायतों FPO सोसाइटियों को शामिल करना आदि शामिल है। राज्यों के खाद्य मंत्रियों से अनुरोध किया गया कि वे तैयारियों और बाद के खरीद कार्यों पर व्यक्तिगत रूप से ध्यान केंद्रित करें। ये भी अनुरोध किया गया कि राज्य PMGKAY के अंतर्गत राज्य द्वारा आवश्यकता अनुसार कम से कम गेहूं खरीदने की कोशिशें करें, जिससे केंद्रीय पूल में पर्याप्त स्टॉक हो और अन्य राज्यों से परिवहन में होने वाली लागत को भी बचाया जा सके। ग्रामीण विकास मंत्रालय भारत सरकार की ओर से केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मध्य प्रदेश को बड़ी सौगात दी है। शिवराज सिंह चौहान ने प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के अंतर्गत मध्य प्रदेश के 8.21 लाख गरीब परिवारों को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के महत्वाकांक्षी कार्यक्रम के तहत पक्के आवासों की सौगात दी है। 12,636 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाला ये घर गरीबों को अप्रैल से मई तक मिल जाएगा। केंद्र सरकार की तरफ से एक साल में सबसे अधिक मध्य प्रदेश को PM आवास योजना के तहत 14 लाख मकानों की स्वीकृति दी गई है। इतनी बड़ी संख्या में घर आवंटन होने से लाभार्थी काफी खुश दिखे। तो वहीं केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि प्रधानमंत्री का संकल्प है कि देश के हर गरीब को पक्का मकान मिले। इस दौरान उन्होंने लोगों को एक देश एक चुनाव के समर्थन में संकल्प दिलाया। इस अवसर पर उनके साथ मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव भी मौजूद रहे।
आगे बढ़ते हैं। जर्मनी के राजदूत डॉक्टर फिलिप एकरमैन ने कृषि भवन में कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के सचिव डॉक्टर देवेश चतुर्वेदी से मुलाकात की। इस बैठक में कृषि एवं संबद्ध क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने के अवसर तलाशने का अवसर मिला, जिसमें कटाई के बाद की तकनीक, जैविक एवं प्राकृतिक खेती तथा कृषि मशीनीकरण शामिल है। डॉक्टर चतुर्वेदी ने कृषि क्षेत्र में भारत और जर्मनी के बीच दीर्घकालिक साझेदारी पर जोर दिया तथा द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने के लिए अंतर सरकारी परामर्श, समझौता ज्ञापन और संयुक्त आशय घोषणा की भूमिका पर जोर दिया। उन्होंने डिजिटल कृषि और त्रिकोणीय विकास संबंध में वर्तमान सहयोग पर भी प्रकाश डाला, जिसकी हाल ही में आईजीसी बैठक के दौरान चर्चा हुई। डॉक्टर चतुर्वेदी ने आगामी संयुक्त कार्य समूह की बैठक का भी उल्लेख किया, जो इस लाभदायक साझेदारी को और आगे बढ़ाएगी। फसलों की लागत कम करने के साथ ही किसानों की आमदनी बढ़ाने के लिए सरकार नई तकनीकों के उपयोग को बढ़ावा दे रही है। इसमें ड्रोन तकनीक प्रमुख है। किसान ड्रोन की मदद से कम समय एवं कम लागत में फसलों और दवाओं और उर्वरक का छिड़काव कर सकते हैं। ड्रोन के महत्व को देखते हुए सरकार द्वारा किसानों को ड्रोन खरीद पर अनुदान के साथ ही फसलों पर दवाओं के छिड़काव के लिए भी अनुदान दिया जा रहा है। इसी कड़ी में बिहार के कृषि मंत्री मंगल पांडे ने कृषि कार्य में ड्रोन पर प्रदर्शनी का उद्घाटन किया। कार्यक्रम में 6 जिले पटना, सिवान, सारण, भोजपुर, वैशाली एवं नालंदा के सैकड़ों प्रगतिशील किसानों और पटना जिले की 100 से अधिक जीविका दीदियों ने भाग लिया। कृषि मंत्री ने कहा कि राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के अंतर्गत 2024-25 में सभी 101 अनुमंडलों में एक कृषि ड्रोन के क्रय पर सरकार द्वारा 60% या अधिकतम 3.65 लाख रुपए के अनुदान की व्यवस्था की गई है। योजना के अंतर्गत निर्धारित छिड़काव शुल्क का 50% अथवा अधिकतम 240 रुपए प्रति एकड़ सहायता अनुदान दिया जाएगा। कृषि मंत्री ने कहा कि ड्रोन से फसलों पर सटीक मात्रा में पौधा संरक्षण रसायनों एवं उर्वरकों का छिड़काव किया जा सकता है। केंद्र सरकार द्वारा नमो ड्रोन दीदी योजना के अंतर्गत जीविका के महिला समूहों को 201 ड्रोन वितरण की योजना है। केंद्र सरकार ने महिला स्वयं सहायता समूहों के लिए नमो ड्रोन दीदी योजना के लिए 1261 करोड़ की मंजूरी दी है। इस मौके पर कृषि मंत्री मंगल पांडे ने कहा कि मकर संक्रांति के अवसर पर ड्रोन किसानों के लिए समृद्धि लाएगा। हमारे प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री की ये सोच है कि किसान को आधुनिकता से जोड़ा जाए। अब किसान अपने खेतों में ड्रोन के माध्यम से छिड़काव कर सकेंगे और अच्छी फसल उगा सकेंगे। ये स्लोगन दिया है कि मकर संक्रांति की नई उड़ान, ड्रोन लाए किसानों के लिए समृद्धि का वरदान। इस संकल्प मंत्र के साथ आज हम सब लोगों ने बिहार में किस प्रकार से आधुनिकता के साथ खेती हो रही है और बिहार के किसान किस आधुनिक तरीके से आज व्यवस्थाओं के साथ आगे बढ़ रहे हैं, उसका प्रदर्शन हम सब लोगों ने किया है। जो आदरणीय प्रधानमंत्री और माननीय मुख्यमंत्री जी की सोच है कि खेतों में जो हमारे पेस्टिसाइड्स हैं उसके छिड़काव ड्रोन के माध्यम से किए जाएं, उर्वरकों के छिड़काव ड्रोन के माध्यम से किए जाएं। आगे बढ़ते हैं। बिहार के कृषि प्रधान जिले रोहतास के किसानों के लिए राहत भरी खबर है। रबी के सीजन में खाद की चल रही किल्लत के बीच जनवरी माह के लिए खाद रैक उपलब्ध कराई गई है। सासाराम रेलवे स्टेशन पर लगी रैक से खाद उतारकर दुकानों पर पहुंचने लगा है। जिले में 1,95,000 हेक्टेयर पर रबी की खेती की गई है। इसमें 1,60,000 हेक्टेयर में गेहूं की खेती हो रही है। रबी के सीजन में किसानों को खाद की जरूरत रहती है, लेकिन एक साथ डिमांड बढ़ने से किसानों को जरूरत के हिसाब से खाद नहीं मिल पाता है। उर्वरक की रैक पहुंचने से किसानों को राहत मिलने की उम्मीद है। रोहतास जिले में 1,95,000 हेक्टेयर में रबी की खेती की जा रही है, जिसमें 1,60,000 हेक्टेयर में गेहूं की खेती की जा रही है। अब जानते हैं कि रोहतास जिले में जो उर्वरक है हमारा पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है। हमें मार्च तक के लिए 56,000 MT चाहिए था। 31 दिसंबर तक 40,000 MT प्राप्त हो चुका है। 16,000 MT और प्राप्त होना है, जिसमें जनवरी का पहला रेक आज इंडोरामा का शक्तिमान यूरिया का रेक लग गया है
और आज से फिर खाद उपलब्ध कराया जाएगा। सभी प्रखंडों में आवश्यकता अनुसार आच्छादन के अनुसार उपलब्ध कराया जा रहा है। और पशुपालन को बढ़ावा देने के साथ ही पशुपालकों की आमदनी बढ़ाने के लिए सरकार द्वारा कई प्रयास किए जा रहे हैं। इस कड़ी में राजस्थान सरकार राज्य में हर साल की तरह इस साल भी 14 जनवरी से 30 जनवरी 2025 तक पशु कल्याण पखवाड़े का आयोजन कर रही है। इस पखवाड़े के दौरान विभागीय अधिकारी एवं कर्मचारी अपने कार्यों के साथ साथ जीव जंतुओं के प्रति प्रेम व दया भाव जागृत करने की दृष्टि से विभिन्न गतिविधियों का संचालन कर आमजन को जागरूक करने का प्रयास करेंगे। इस अवसर पर पशुपालक गोष्ठी का आयोजन किया जाएगा, जिसमें पशुपालकों को सामान्य रोगों की जानकारी के साथ पशु क्रूरता निवारण के उपायों, उचित पशु प्रबंधन एवं पशु कल्याण के संबंध में विस्तार से जानकारी दी जाएगी। संपूर्ण प्रदेश में बांझपन निवारण, पशु शल्य चिकित्सा शिविरों का आयोजन और अधिकाधिक संख्या में पशुओं को लाभान्वित भी किया जाएगा। पखवाड़े के दौरान शिक्षण संस्थाओं के सहयोग से पशु कल्याण विषय पर आधारित चित्रकला एवं वाद विवाद प्रतियोगिताएं भी आयोजित की जाएंगी। पशु कल्याण पखवाड़े के दौरान आगामी 26 जनवरी गणतंत्र दिवस एवं 30 जनवरी सर्वोदय दिवस के अवसर पर राज्य में पशु पक्षियों का वध तथा मांस बिक्री अनिवार्य रूप से प्रतिबंधित रहेगी। और सुप्रीम कोर्ट ने फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य एमएसपी की लीगल गारंटी के वादे को पूरा करने के लिए केंद्र सरकार को निर्देश दिए जाने की मांग वाली याचिका पर केंद्र को 2 हफ्ते का वक्त दिया और इस पर अपना रुख साफ करने को कहा। याचिका पर सुनवाई 29 जनवरी को होगी। याचिका में कहा गया है कि कृषि कानूनों को वापस लेने के फैसले के बाद सरकार ने एमएसपी को लेकर प्रस्ताव प्रदर्शनकारी किसानों को भेजा था, लेकिन सरकार ने किसानों से किया अपना ये वादा पूरा नहीं किया है। प्राकृतिक खेती को लेकर सरकार लगातार किसानों को जागरूक कर रही है। इसको लेकर कृषि एवं किसान कल्याण विभाग ने कमर कस ली है और अधिक से अधिक किसानों को जागरूक भी किया जा रहा है। इस सिलसिले में 17 जनवरी को रादौर अनाज मंडी में विभाग की ओर से प्राकृतिक खेती किसान गोष्ठी का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में कृषि मंत्री श्याम सिंह राणा उपस्थित होंगे। बुधवार को जिला उप निदेशक डॉक्टर आदित्य डवास ने बताया कि 17 जनवरी को होने वाली प्राकृतिक खेती किसान गोष्ठी में करीब 1000 किसान भाग लेंगे, जिसमें प्राकृतिक खेती के पद्मश्री अवार्ड से सुसज्जित डॉक्टर हरिओम भी पहुंचेंगे और किसानों को प्राकृतिक खेती करने के बारे में जानकारी देंगे। उन्होंने बताया कि किसानों को अब अन्य खेतों से छुटकारा पाकर प्राकृतिक खेती की ओर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि इससे फायदा अधिक है। किसान ये न सोचें कि प्राकृतिक खेती करने से फसल कम निकलती है, बल्कि इस फसल में लागत भी कम आती है और इसके दाम भी अधिक मिलते हैं। आगे बढ़ते हैं। देश के कई राज्यों में बारिश और बर्फबारी जारी है। वहीं राजधानी दिल्ली के कुछ हिस्सों में हल्की बारिश ने ठंड और ज्यादा बढ़ा दी है। बढ़ती ठंड से बचने के लिए बेघर लोग रैन बसेरे का सहारा ले रहे हैं। साथ ही भारतीय रेलवे के अनुसार राष्ट्रीय राजधानी और उत्तर भारत के कुछ हिस्सों में कोहरे की स्थिति के कारण दिल्ली जाने वाली 29 ट्रेनें देरी से चल रही हैं। वहीं मौसम विभाग ने उत्तराखंड में आज से 2 दिनों के लिए बारिश और बर्फबारी की चेतावनी देते हुए येलो अलर्ट जारी किया है। इसके साथ ही हिमाचल प्रदेश में पश्चिमी विक्षोभ की सक्रियता से मौसम में बदलाव आने की उम्मीद जताई गई है। वहीं 19 जनवरी तक हिमाचल के अधिकांश क्षेत्रों में बारिश और बर्फबारी के आसार हैं और राजस्थान में कड़ाके की ठंड के साथ सुबह के समय घने से बहुत घना कोहरा छाए रहने की संभावना है। साथ ही राजस्थान के कुछ जिलों में बारिश हुई। मौसम विभाग के मुताबिक आने वाले कुछ दिनों में राजस्थान, पंजाब, चंडीगढ़, लखनऊ, कानपुर समेत पूर्वी यूपी में बारिश होने की संभावना है। हम गाड़ी जिस समय पकड़े हैं उस समय राइट समय पे आई थी 3:45 बजे और यहाँ जो है टाइम से ही छोड़िए, मान लीजिए एक आधा पौन घंटा लेट है। और बाकी जब इधर से जो पुरुषोत्तम जाती है वो गाड़ी जो है तकरीबन 8 घंटे लेट चली है।
और दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण के कारण CAQM ने ग्रैब के चौथे चरण की पाबंदियां लागू कर दी हैं। ग्रैब 4 की पाबंदियों के तहत राजमार्गों, सड़कों, फ्लाईओवरों, बिजली लाइनों, पाइपलाइनों व सार्वजनिक परियोजनाओं समेत सभी निर्माण गतिविधियों पर पाबंदी रहेगी। इलेक्ट्रिक CNG व BS4 डीजल वाहनों को छोड़कर दिल्ली के बाहर पंजीकृत गैर जरूरी हल्के वाणिज्यिक वाहनों पर भी प्रतिबंध रहेगा। ये निर्णय दिल्ली में बिगड़ती वायु गुणवत्ता के मद्देनजर लिया गया है। हिमाचल प्रदेश के शिमला के कुमारसैन उपमंडल में मध्य से लेकर ऊंचाई वाले इलाकों में हल्की से मध्यम बर्फबारी जारी है। साथ ही नारकंडा और आसपास के क्षेत्र में लगभग 1 से 3 इंच बर्फबारी हुई है। वहीं उपमंडल के निचले क्षेत्रों में हल्की बारिश भी हो रही है। बर्फबारी के चलते नारकंडा क्षेत्र में नेशनल हाईवे 5 पर आवागमन अवरुद्ध हो गया है, जिसके चलते यातायात सेंध से लूहरी शून्य होते हुए शिमला की ओर मोड़ दिया गया है। वहीं हिमाचल प्रदेश की ऊंची चोटियों पर ताज़ा बर्फबारी हुई। लाहौल स्पीति में बर्फ की सफ़ेद चादर बिछ गई है। जिला प्रशासन ने निवासियों और पर्यटकों से अनावश्यक यात्रा से बचने का आग्रह करते हुए एक सार्वजनिक परामर्श जारी किया है। और आइए अब जानते हैं मंडी भाव के बारे में। मूंग की आवक इन दिनों मंडियों में सामान्य है। बात भाव की करें तो एग मार्केट के मुताबिक गुजरात की दाहोद मंडी में 15 जनवरी को मूंग की खरीद 6,800 रुपए पर हुई। वहीं राज्य की ही राजकोट मंडी में मूंग के सौदे 8,100 रुपए प्रति क्विंटल पर हुए। केरल की पालक्कड़ मंडी में 15 जनवरी को मूंग का कारोबार 11,300 रुपए पर हुआ, जबकि राजस्थान की जोधपुर मंडी में 14 जनवरी को मूंग का भाव रहा 7,120 रुपए, जो कि 15 जनवरी को 310 रुपए की छलांग लगाकर 7,430 रुपए पर पहुंच गया। वहीं उत्तर प्रदेश की आजमगढ़ मंडी में बुधवार को साबुत मूंग 8,725 रुपए प्रति क्विंटल पर बिकी। घरेलू स्तर पर इस साल मूंग की खरीफ पैदावार में बढ़त का अनुमान जताया गया है, जिसका असर मूंग के बाजार भाव पर पड़ सकता है। कृषि मंत्रालय के हाल ही में जारी पहले अग्रिम अनुमान के मुताबिक देश में साल 2024-25 के दौरान मूंग की खरीफ पैदावार 13,83,000 टन होने की उम्मीद है, जो बीते साल की समान अवधि के दौरान 11,54,000 टन रही थी। यानी इस साल खरीफ मूंग की उपज में तकरीबन 2,29,000 टन का इजाफा हो सकता है। बता दें, कुछ समय पहले ही केंद्र सरकार ने विपणन सत्र 2024-25 के लिए 14 खरीफ फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य में बढ़ोतरी की है। सरकार के इस फैसले से किसानों को उनकी फसलों का उचित दाम मिलेगा, साथ ही आय में भी वृद्धि होगी। इन 14 खरीफ फसलों में मूंग भी शामिल है। मूंग की MSP साल 2023-24 के दौरान 8,558 रुपए प्रति क्विंटल थी, जिसे साल 2024-25 के दौरान 124 रुपए बढ़ाकर 8,682 रुपए प्रति क्विंटल तय किया गया है। बुधवार को देश की ज्यादातर मंडियों में गेहूं की आवक सामान्य देखने को मिली। हाजिर भाव को देखें तो एग मार्केट के मुताबिक देश की अलग अलग मंडियों में 15 जनवरी को गेहूं के भाव कुछ इस प्रकार रहे। गुजरात की दाहोद मंडी में बुधवार को गेहूं के सौदे 3,350 रुपए पर हुए। वहीं राज्य की राजकोट मंडी में इस दौरान गेहूं की खरीद 3,080 रुपए पर हुई। राजस्थान की बस्सी मंडी में 15 जनवरी को गेहूं का कारोबार 3,092 रुपए प्रति क्विंटल पर हुआ। उत्तर प्रदेश की रायबरेली मंडी में 14 जनवरी को गेहूं का भाव रहा 2,675 रुपए, जो कि 15 जनवरी को भी 2,675 रुपए पर बना रहा। इसी तरह पश्चिम बंगाल की आसनसोल मंडी में भी गेहूं की खरीद स्थिर भाव पर हुई। यहाँ दोनों दिन यानी 14 और 15 जनवरी को गेहूं बिना किसी बदलाव के 2,600 रुपए पर टिका रहा। गेहूं की पैदावार पर नजर डालें तो कुछ समय पहले ही कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय ने साल 2023-24 के लिए प्रमुख कृषि फसलों के अंतिम अग्रिम अनुमान के आंकड़ों को जारी किया है, जिसके मुताबिक साल 2023-24 के दौरान रबी गेहूं की उपज 1,132,92,000 टन होने का अनुमान है। वहीं अगर इसकी तुलना बीते साल से करें तो साल 2022-23 के दौरान रबी गेहूं की पैदावार 1,105,54,000 टन थी।
और किसान इस मौसम में कैसे रखें अपनी खेती का ख्याल, आइए जानते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं डीडी किसान। मैं हूं एआई कृष और आज हम कर्नाटक, केरल और ओडिशा में होने वाली खेती किसानी से संबंधित सलाहों के बारे में पूरी जानकारी देंगे। कर्नाटक में धान की कटाई जारी रखें। यहां के किसान मिर्च और अगेती मटर की कटाई या तुड़ाई का काम कर सकते हैं। कर्नाटक के किसान धान और रागी की कटाई के बाद मिट्टी में मौजूद नमी का सही उपयोग करते हुए कम अवधि वाली दलहनी फसलों की बुवाई करें। इन दलहनी फसलों में चना, मूंग और उड़द बो सकते हैं। केरल की बात करें तो यहां के किसान इन दिनों कम अवधि वाली सब्जियों की बुवाई करें। अमरंथ और राजमा भी बो सकते हैं। केरल में हरी मिर्च की तुड़ाई का काम करें। ओडिशा में लंबी अवधि वाली तैयार धान की कटाई पूरी करें। यहां के किसान रब्बी के अनाज, दलहनी और तिलहनी फसलों की बुवाई करें। साथ ही रब्बी के मसालों वाली फसलों और सब्जियों की बुवाई भी जारी रखें। सब्जियों और फसलों को कोहरे और कम तापमान में खराब होने से बचाने के लिए सुबह के समय हल्की सिंचाई करें। फसलों में ठंड के मौसम में होने वाले नुकसान से बचने के लिए सब्जियों की क्यारियों या खेतों में मल्चिंग का काम करें। कम तापमान की वजह से खराब अंकुरण से बचने के लिए सब्जियों की नर्सरी के ऊपर सस्ते पॉलीथीन कवर का इस्तेमाल कर सकते हैं। बिहार के किसानों को सलाह है कि वो टमाटर, आलू और मटर की फसलों में इन दिनों खास देखभाल रखें। ये फसलें तापमान के प्रति संवेदनशील होती हैं, जो ठंड के मौसम में समय पर सिंचाई नहीं करने पर खराब हो सकती है। इसी तरह कृषि और किसानों से जुड़ी हर महत्वपूर्ण जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए और देखते रहिए डीडी किसान। धन्यवाद। मशरूम, जिसे खुम्ब भी कहा जाता है, स्वाद और पौष्टिकता से भरपूर है। इसमें काफी मात्रा में प्रोटीन पाया जाता है। अलग अलग मौसम के हिसाब से इसकी कई किस्में मौजूद हैं। खासकर उत्तर भारत के मैदानी इलाकों में सफेद बटन मशरूम, शिटाके मशरूम, धान पुआल खुम्ब, ऑयस्टर मशरूम और दूधिया मशरूम की खेती की जाती है। अलग अलग किस्मों के कारण ही अब साल भर मशरूम की पैदावार संभव हो पाई है। एक रोचक बात यह है कि गर्मी के मौसम में पैदा होने वाला दूधिया मशरूम भारत की ही देन है। दूधिया मशरूम को फरवरी से अप्रैल तक बोया जा सकता है। इसके अलावा शिटाके मशरूम को सितंबर से फरवरी के बीच बोया जा सकता है। ऑयस्टर को ढींगरी मशरूम भी कहा जाता है। इसकी खेती लगभग पूरे साल की जा सकती है। मशरूम की बुआई के लिए कंपोस्ट तैयार किया जाता है। कंपोस्ट गेहूं के भूसे या धान के पुआल, गेहूं या धान के चोकर, अमोनियम सल्फेट, यूरिया, पोटाश, जिप्सम और शीरे से तैयार किया जाता है। भूसा 1 साल से अधिक पुराना और बारिश में भीगा नहीं होना चाहिए। इस तरह तैयार कंपोस्ट की 8 से 10 इंच की परत ट्रे या थैलियों में भर दी जाती है। बटन मशरूम के कवक जाल की वृद्धि के लिए 22 से 25 डिग्री का तापमान और 80 से 85% नमी होनी चाहिए। बोने के लिए हवादार और तापरोधी मशरूम घर बनाया जाता है, जिसके भीतर तापमान और जरूरी नमी को बनाए रखा जा सके। मशरूम घर का फर्श पक्का होना जरूरी है। 1 वर्ग मीटर क्षेत्रफल में औसतन 8 से 10 किलो मशरूम की उपज होती है, जो 100 किलो कंपोस्ट में 6 से 8 हफ्तों में प्राप्त होती है। तुड़ाई के बाद मशरूम को बहते पानी में धोकर तुरंत 5 डिग्री सेंटीग्रेड पर ठंडा कर लेना चाहिए। इसकी पैकिंग 200 ग्राम या 500 ग्राम के थैलों में की जाती है। मशरूम की फसल बहुत तेजी से बढ़ती है और इसलिए बाजार का इंतजाम बेहद आवश्यक है। और हाँ, जंगली मशरूम और खाने वाली मशरूम अलग अलग होती हैं, इसलिए मशरूम के लिए नजदीकी कृषि विज्ञान केंद्र या कृषि विश्वविद्यालय से ट्रेनिंग जरूर लें। और खेती किसानी के साथ साथ आइए नजर डाल लेते हैं कुछ और महत्वपूर्ण खबरों पर। खास खबर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्पेसएक्स डॉकिंग प्रक्रिया सफलतापूर्वक पूरी होने पर इसरो को दी बधाई। पीएम मोदी ने एक्स पर लिखा, डॉकिंग के सफल प्रदर्शन के लिए इसरो के हमारे वैज्ञानिकों और पूरे अंतरिक्ष समुदाय को बधाई। ये आने वाले वर्षों में भारत के महत्वाकांक्षी अंतरिक्ष मिशनों के लिए एक महत्वपूर्ण कदम है।
दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए नामांकन की प्रक्रिया जारी। पटपड़गंज विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस उम्मीदवार अनिल चौधरी ने आज अपना नामांकन दाखिल किया। नई दिल्ली विधानसभा सीट से कांग्रेस उम्मीदवार संदीप दीक्षित ने कहा, आपके खिलाफ और अरविंद केजरीवाल के खिलाफ लोगों में निराशा है। कांग्रेस में लोगों को विकल्प दिख रहा है। लोग आज कांग्रेस की तरफ देख रहे हैं। बसपा प्रमुख मायावती ने लखनऊ स्थित पार्टी कार्यालय में मंडल प्रभारी और समन्वयकों के साथ बैठक की। प्रयागराज में दिव्य महाकुंभ का पवन स्नान पूरी आस्था और उल्लास के साथ जारी है। विश्व के सबसे बड़े आध्यात्मिक और सांस्कृतिक समागम में श्रद्धालु संगम में आकर पवित्र स्नान कर रहे हैं। संभल में प्रशासन का अवैध अतिक्रमण पर बुलडोजर एक्शन जारी है। जिन लोगों ने सरकारी जमीन पर अवैध कब्जा कर रखा है, प्रशासन वहां बुलडोजर लेकर पहुंच रहा है और लगातार अवैध अतिक्रमण को ध्वस्त करने का काम कर रहा है। और श्रीनगर में प्रदूषण मुक्त भारत का संदेश देने के लिए कश्मीर से कन्याकुमारी की साइकिल रैली रवाना की गई। अभिनेता सैफ अली खान पर चाकू से हमला हुआ है। घर में एक अज्ञात शख्स ने सैफ अली खान पर धारदार हथियार से हमला किया। जयपुर दिल्ली राष्ट्रीय राजमार्ग पर केमिकल से भरा टैंकर अनियंत्रित होकर पलट गया है। जिला कोटपुतली बहरोड में जयपुर दिल्ली राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 48 पर रात 2:30 बजे पनियाला थाना क्षेत्र में एक केमिकल से भरा टैंकर और नियंत्रित होकर सड़क पर पलट गया। छत्तीसगढ़ के बीजापुर जिले के बासागुड़ा में आईईडी धमाका हुआ, जिसमें 2 जवान घायल हो गए। ये धमाका पुतकेल सीआरपीएफ कैंप से 3 किलोमीटर की दूरी पर हुआ। तो किसान समाचार में फिलहाल इतना ही। अनुमति दें। नमस्कार।